हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसा रहा आप लोग का टेस्ट? आई थिंक बढ़िया होगा आप लोग का टेस्ट, है ना? तो अभी अपन जो है अपनी फर्स्ट जो टेक्स्ट सीरीज है उसकी अपन आंसर की अपन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 से 120 तक, ठीक है? हम लोग आंसर की अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड। अब आप लोग को पता है न्यूक्लियोसाइड इट मींस कि हम पढ़ते हैं कि डीएनए आरएनए क्या है, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट मींस कि वहां पर न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है। अब न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, यानी यहां पर आपका फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। तो न्यूक्लियोटाइड से अपन फॉस्फोरिक एसिड को अलग करें तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। अब ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए एडिनोसिन, एग्जैक्टली आपका है न्यूक्लियोसाइड। एडिनाइलिक एसिड गलत हो गया, ये क्या हो गया? आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो पहला ऑप्शन तो अपन को रॉन्ग ही दिख रहा है। सेकेंड ऑप्शन की अपन बात करें तो एडिनोसिन डेफिनेटली सही है, गुआनोसिन सही है, एंड साइटिडिन एग्जैक्टली वेरी गुड। आंसर क्या हो गया आपका? बी, क्योंकि इसमें एडिनोसिन, गुआनोसिन और साइटिडिन ये तीनों ही क्या है? आपके न्यूक्लियोसाइड। जबकि अपन फोर्थ वाले में अदर ऑप्शन देखेंगे तो डेफिनेटली सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड भी साथ में है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आपका बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड इनसॉल्युबल क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स जनरली आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस बट देयर एक्सेप्शन इज। देखिए हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में आता है कि एसिड सॉल्युबल एंड नॉन, और आपका एसिड नॉन सॉल्युबल जो इनसॉल्युबल जो अपना फ्रैक्शन होते हैं, है ना? जो आपने याद होगा ट्राइक्लोरिक एसिडिक एसिड से अपन उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को बनाते हैं। तो ऊपर की तरफ आपका क्या रहता है? एसिड इनसॉल्युबल, नीचे की तरफ एसिड सॉल्युबल। तो यहां पर देखिए जो एसिड इनसॉल्युबल मतलब कि जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसको कहते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स इनसॉल्युबल, सॉल्युबल में आते हैं कौन से? माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसके अंदर देखिए सारे के सारे आपके देखिए पॉलीसेकेराइड एग्जैक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स है, न्यूक्लिक एसिड भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन भी मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड भी मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्वेश्चन में क्या हो गया अपने को? कंफ्यूजन। लेकिन अब एग्जैक्टली आपको पता है कि लिपिड्स ये कैसे होते हैं? एक्सेप्शनल, है ना? इनमें क्या होता है? एक्सेप्शन होता है डेफिनेटली। इन जो कि हमको पता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। लेकिन लिपिड्स का कितना होता है? मात्र 800 डाल्टन, ठीक है ना? तो होते ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन डेफिनेटली चूंकि ये फ्रैक्शन से क्रॉस नहीं कर सकते इसलिए इनको अपन रखते हैं किसे? मैक्रोमोलिक्यूल। बट ये क्या है? आपका एक्सेप्शन है। दैट्स व्हाई आंसर क्या हो गया आपका? डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज। अब काइटिन आपको पता है एक्सोस्केलेटन होता है, जो आपके ऑर्थोपोड्स होते हैं, ऑर्थोपोड्स के एक्सोस्केलेटन बना होता है किसका? काइटिन का। दे आर ऑफकोर्सली ये भी क्या है? पॉलीसेक्राइड्स है। बट कैसे? कॉन्जुगेटिंग पॉलीसेक्राइड है, इनमें अदर भी यूनिट्स ऐड कर जाती है। तो माइक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो काइटिन क्या होता है आपका? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड। आंसर क्या हो गया आपका? ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको पता है कि कोलेजन। एनिमल टिश्यू में पढ़िए आप, चाहे आप इसमें पढ़िए माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़िए, डेफिनेटली हमको पता होता है कि जो हमारा एनिमल टिश्यू में आप पढ़ेंगे तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, ठीक है ना, उसमें आप देखेंगे कि डेफिनेटली कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। हमारी स्किन में क्या है? ज्यादा कोलेजन है। इसलिए हम कहते हैं ना कि डेफिनेटली पानी पियो, हमारे अंदर क्या होता है? हमारी स्किन अच्छी ग्रो करती है। डेफिनेटली यदि कोलेजन फाइबर्स हमारी स्किन में मेंटेन रहेगा तो हमारी स्किन क्या करती है? ग्लो करती है। तो मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यूज में, एनिमल वर्ल्ड में क्या होता है? कोलेजन। आंसर हो गया इसका ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which bond is found between two carbon atoms or two adjacent monosaccharides? देखिए आपको पता है कि मोनोसैकेराइड्स, सारे मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड, ठीक है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड फिर उसके बाद में आपका आता है पॉलीसैकेराइड। तो दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट आपस में जुड़ती है किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है? पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो आपको पता है ये तो आपके दो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। फास्फोडाइस्टर की बॉन्ड बात करें, ये तो आपके न्यूक्लियो, जहां पर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड के दौरान बनता है। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो गया इसका? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आपको पता है दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में और डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, एक H2O मॉलिक्यूल निकलता है। इसलिए जब वापस से अपन क्या करते हैं कि जब पॉलीसैकेराइड को अपन ब्रेक करते हैं तो अपन को एडिशन करना पड़ता है क्या? वाटर का, ठीक है? तो यहां पर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 6 है,
Which of the following divides the intracellular space into luminal compartments एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है जो हमारी सेल बायोलॉजी में जो सेल हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें यहां पर होता है न्यूक्लियस और यहां पर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसको हम लोग अपन आपका एंडोस्केलेटन भी कहते हैं, किसका? सेल का। ठीक है, तो ये जो एक्सोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये डिवाइड करता है कंपोनेंट्स को, किसके? ल्यूमिनल कंपोनेंट्स को इन एक्स्ट्रा एंड इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स में। तो आंसर क्या हो गया अपना? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोजेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मेनी फोल्ड्स इन द मैट्रिक्स कॉर्ड। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है कि आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड होती है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है ना, याद होगा आप लोगों को। तो और इसी के ऊपर ऑक्सीसोम्स लगे होते, सॉरी ऑक्सीसोम्स तो आपके अलग चीज होते हैं। यहां पर जो अपन देखते हैं यहां पर, तो यहां पर जो अपने F1 और F0 पार्टिकल्स होते हैं, तो यहां पर क्या होती है आपकी ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो डेफिनेटली आपको पता भी है कि जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो ETS कहां पे चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या बनाती है? क्रिस्टी। आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली आंसर आ गया इसका बी। वेरी गुड, आगे चल। मीजोजोम, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है। बहुत सारे बच्चों का इसको लेकर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है ना, कि मीजोजोम क्या होते हैं। देखिए एक सिंपल सी क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यदि हम डिफरेंस देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में डिफरेंस में मेन होता है कि प्रोकैरियोट्स में आपके वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स, दैट मींस ऑर्गन आई मीन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट, और आपके यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वो किसके अंदर अब्सेंट होगा? आपका डेफिनेटली अब्सेंट होगा प्रोकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट है तो क्या वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? तो आप यहां पर एग्जैक्टली याद रखिएगा कि एम से माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स और एम से याद रखने का प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम। तो मीजोजोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन कराते हैं किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स। तो ऐसा नहीं सोचना कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, एग्जैक्टली होगा। ठीक है, किसके थ्रू होगा? मीजोजोम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मीजोजोम इज फॉर्म्ड बाय, देखो ये हमारी बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया के सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल की लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन इनर फोल्डिंग करती है और क्या बनाती है? मीजोजोम। ठीक है, तो आंसर क्या हो? मीजोजोम। इसमें भी जस्ट वही होता है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करते हैं। और पता है प्रोकैरियोट्स में कितने एटीपी बनते हैं? 38, और यूकैरियोट्स में 36 एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी डायरेक्टली यहां से सीधा अपने यहां पर, चलिए वो तो अलग टॉपिक है, आप छोड़ दीजिए। फिर आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली जो मीजोजोम में क्या होता है आपका? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट में नहीं होते हैं। दे आर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following structure of bacteria play role in motility? बैक्टीरिया कैसे मोटिलिटी, कैसे चलते हैं, कैसे मोटिलिटी उनकी प्रेजेंट होती है? तो आंसर क्या है? पहला ही आंसर एग्जैक्टली सही दिया हुआ है, फ्लैजला। ठीक है, लेकिन बाकी के बारे में बात करें तो आप बोलेंगे सर डेफिनेटली बैक्टीरिया में तो पिलाई भी होता है, फिम्बरी भी होता है, तो इनका क्या काम होता है? देखिए पिलाई दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेटिंग डक्ट फॉर्म करते हैं। आपस में क्या होता है इनका? जब ये इनके अंदर स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब ये दोनों जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं तो हेल्प लेते हैं पिलाई की, कॉन्जुगेटिंग डक्ट। फिम्बरी की बात करें, जो बैक्टीरिया रॉक्स में क्लाइंबिंग करते हैं, रॉक्स में जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, तो रॉक्स के अंदर जो बैक्टीरिया, रॉक्स में बैक्टीरिया जो जुड़ते हैं किसके थ्रू जुड़ते हैं? फिम्बरी के थ्रू। तो आंसर क्या होगा इसका? फ्लैजेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा बैक्टीरिया, इसके सेल मेम्ब्रेन, देन उसके बाद में इसकी सेल वॉल, देन उसके बाद में इसकी कैप्सूल लेयर। और आपको पता है इसी लेयर के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होती है जो कि बनी होती है पॉलीसेकेराइड की, जबकि कैप्सूल में होती है कैप्सूल, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी लेयर बनी होती है कैप्सूल की दोनों से, मींस पॉलीसेकेराइड एज वेल एज प्रोटीन की बनी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स।
ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स नंबर 1। उसके अंदर की तरफ जाएंगे तो सेकंड नंबर में आएगी आपकी सेल वॉल एंड थर्ड नंबर में आएगी सेल मेम्ब्रेन। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं अपन लोग। प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट इज नोन एज, देखिए प्लास्टिड आपको पता है, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होता है यही तो आपके जो प्लांट्स होते हैं या लीफ को कलर देता है। तो प्लास्टिड में यहां पर क्या हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट, इट मीन कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड। तो जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं आपके, समझिएगा कि उनमें यदि जो आपके कलरलेस प्लास्टिड होते हैं वो प्रोटीन यदि स्टोरिंग करने लगेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, एलोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं, एलोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन कभी आपके सामने आए तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और आजकल देखते हैं नीट में पैटर्न यही होते हैं कि बड़े लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान समझिएगा और वन टाइम में समझ के हमको आंसर देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम्स भी क्या होते हैं, टाइम भी कम होता है ना। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एग्जैक्टली बहुत सही बात है। प्रोकैरियोटिक्स में क्या नहीं होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, सही है। राइबोसोम्स फाउंड इन बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट, एग्जैक्टली राइबोसोम दोनों में होता है। अलग बात है कि प्रोकैरियोटिक में 70s और यूकैरियोटिक में 80s, ठीक है। देन राइबोसोम्स आर नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, एग्जैक्टली ये बात भी सही है, क्योंकि राइबोसोम आपका केवल साइटोप्लाज्म बस में नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको कहते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट सेल्स कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम एंड कंटेन सेंट्रियोल। प्लांट सेल्स कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बॉल, तो सबसे पहला ही आंसर क्या हो गया, सेंट्रियोल क्या होता है, पहली सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है, किसके अंदर, प्लांट सेल में। ये बात आपको पता होगी कि सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट प्लांट सेल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग्जैक्टली सही है, ये तो हमको पढ़ते ही हम लोग एग्जांपल्स में। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, सही है। तो आंसर क्या हो गया, एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फोर्थ नंबर का, तो आंसर हो गया ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 113, हमने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया है, एग्जैक्टली नहीं, कोई हमने क्वेश्चन मिस नहीं किया है। हम सीधा आते हैं 113 के अंदर। देखिए, मैच द एंटिटीज इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टर इन कॉलम 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, देख सकते हैं इनमें से आपका क्या करेगा, ये साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है आपका, प्रोटीन और लिपिड, आपको पता है SER क्या करेगा, लिपिड फॉर्मेशन, RER क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अपन ने मिला दिया, ये लीजिए 1 का क्या हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर पॉइंट है सेकंड, गोल्गी अपरेटस साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं उसको अपन, ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन कहां पर होता है, डेफिनेटली आपका ग्लाइको कहां पर होता है, गोल्गी अपरेटस। तो आंसर हो गया इसका बी का हो गया 5। लाइसोसोम्स की बात करें, दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, pH 5 पर काम करते हैं, ये pH 5 पे काम करते हैं, दे आर हाइड्रोलाइटिक, दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, डी का हो गया सेकंड। और उसके बाद लास्ट एक बचा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्लास्टिड क्या हो गया आपका, क्लोरोप्लास्ट। अब चेक कर लेते हैं अपन, ए का थर्ड, ठीक है, बी का 5, ठीक है। अभी 2 आंसर आ रहे हैं अपने। सी में अपन डिसाइड कर देंगे आंसर क्या होगा। सी का आप देख सकते हैं, सी का क्या है अपना 4, इट मींस कि आंसर का कौन सा मिल गया अपन को, आंसर मिल गया सी। और हम लोगों ने ऐसे मिलाया नहीं, हमने सारे आंसर क्या किए, चेक किए हैं। तो प्लीज सारे आंसर आप लोग जरूर चेक करिए, 2 से 3 आंसर में ही आंसर कंफर्म मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 114, आप देख सकते हैं आप लोग, गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, व्हिच वन इज करेक्ट फॉर गिविंग गिवन डायग्राम। देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये जो हमारा क्रोमोसोम्स का पैटर्न है, सबसे
अब ये आपको एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, जो हमारा सेल बायोलॉजी चैप्टर है उसमें लास्ट में जहां पर न्यूक्लियस टॉपिक है वहां पर ये डायग्राम आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें सबसे पहला यदि हम लोग देखें यदि, तो देखिए इसके अंदर ये सबसे पहले यहां पर जो सेंट्रोमियर की लोकेशन है ना, तो सेंटर पे देखो, यहां पर सेंटर शुरू करते हैं, यदि सेंट्रोमियर की लोकेशन जस्ट सेंटर में होगी तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेटासेंट्रिक। आप कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा पहले आ गया है, हाँ अब ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको कहते हैं अपन मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जस्ट मिड में क्या होता है, सेंट्रोमियर। फिर इसके बाद सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है, तो एक आर्म लॉन्ग हो जाती है, एक आर्म हो जाती है शॉर्ट, तो ये होता है सब मेटासेंट्रिक। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा और शिफ्ट होता है सेंट्रोमियर, और एक आर्म और ज्यादा लंबी हो जाती है, दूसरी आर्म क्या होती है, थोड़ा सा छोटी होती है, और लास्ट में टीरोसेंट्रिक जस्ट टॉप में होता है। तो आप आंसर मिला लीजिए, फर्स्ट इज एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, सेकेंड वन इज टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन अपन को मिल रहे हैं अभी भी, बी और सी, बी और डी। इसके बाद में इससे अभी कंफर्म हो जाएगा अपना, ये है सब मेटासेंट्रिक, तो ये अपना मेटासेंट्रिक दे दिया है। थर्ड को मेटासेंट्रिक, जबकि थर्ड क्या है, सब मेटासेंट्रिक, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, डी। देख सकते हैं आप लोग, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। आंसर इज 4 115। 4 different steps that occur during meiosis are given in the following list। देखिए मियोसिस में आपकी कौन कौन सी स्टेप होती हैं, 4, उसको एक अरेंज करना है आपको। सबसे पहले आप ध्यान दे सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो देखिए सबसे पहले एक तो क्या होगा, उसमें कंप्लीट सेपरेशन, ये तो लास्ट में होता है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ये भी बाद में होगा। लाइनिंग ऑफ पेयर्ड, ये भी नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर, तो सबसे पहले देखो क्या होगा, पेयरिंग होगा। नंबर 1 क्या आ जाएगा, पेयरिंग। तो पहले तो क्या आ गया अपना सेकंड, पहले क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पेयर होंगे, और जैसे ही आपको पता है 2 क्रोमोसोम्स पेयर होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर आएगा अपना 4th नंबर का स्टेप। अब क्रॉसिंग ओवर जब अपना हो गया तो फिर इसके बाद में क्या होगा, जब क्रॉसिंग ओवर के बाद ये आपके, सॉरी थोड़ा ये पीछे आ गया है, हाँ अपन यहाँ पे है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 2 क्रोमोसोम्स के पेयर हुए, उनके बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स है वो आपके इक्वेटर के अंदर क्या होंगे, अरेंज होने शुरू होंगे। इक्वेटर्स में क्या होंगे, अरेंज होने शुरू होंगे, और लास्ट में क्या होगा, इनका सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो कंप्लीट सेग्रीगेशन। तो पहले तो क्या होगा, सेकंड, पहले तो होगी कौन सी स्टेप, सेकंड स्टेप पेयरिंग, फिर होगी 4th स्टेप क्रॉसिंग ओवर, फिर अपनी होगी नेक्स्ट होगी अपनी 3rd नंबर, इक्वेटर में लाइनिंग करेगा एंड होगा फर्स्ट। अब आंसर आप मिला लीजिए, सेकेंड, 4th, 3rd एंड फर्स्ट। आंसर क्या हो गया आपका, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Cell of root tip of onion have 14 chromosomes. How many chromosomes will the cell have at G1 after? उसके बाद में आपका आफ्टर एस फेज एंड आफ्टर एम फेज, 3 जगह आपको क्रोमोसोम्स का नंबर पूछ रहा है। देखिए इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कभी भी दोनों को एक लेकर नहीं चलना है, कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सेल है उसमें 14 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, इट मींस हमने कहा कि 7 पेयर। अब जब ये क्या करेगा, जब ये डुप्लीकेशन करेगा एस फेज के अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे, डीएनए तो बढ़ जाएगा ना। तो डीएनए, अब मान लीजिए हमने बोला कि किसी के अंदर क्रोमोसोम मतलब 2n इक्वल टू क्या है, 14। तो लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए यदि हम बात करें तो मान लीजिए क्या है वो 2c, 2n एंड 2c है। अब क्या होगा, जब ये एस फेज में इंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स की अमाउंट तो बढ़ जाएगी, 2c से क्या हो जाएगा 4c, लेकिन प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा, वही रहेगा, 2n ही रहेगा। बात समझ रही है आपको। इसीलिए आप देख सकते हैं कि सेल ऑफ रूट टिप हैव 14 क्रोमोसोम एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में जीवन में कितने हैं, 14 क्रोमोसोम। जीवन में कितने हैं, 14 क्रोमोसोम। एस फेज में इंटर किया, डीएनए डुप्लीकेशन करेगा, लेकिन प्लॉइडी लेवल वही रहेगा। अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा बट प्लॉइडी लेवल सेम, तो आंसर अगेन क्या होगा, आफ्टर एस फेज भी क्या रहेगा, 14 ही तो रहेगा। उसके बाद में एम फेज, जब वो आपका जो डीएनए जो क्रोमोसोम्स है, मान लीजिए ये आपके स्टार्टिंग के क्रोमोसोम्स हैं, इनमें क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, है ना। अब ये क्या हुआ, बाद में सेग्रीगेशन करेगा, तो अमाउंट ऑफ डीएनए वापस आ जाएगा सेम, लेकिन प्लॉइडी लेवल तो सेम ही रहेगा। तो डेफिनेटली जब ये एम फेज के बाद सेग्रीगेशन होगा क्रोमोसोम्स का, अगेन कितने रहेंगे, प्लॉइडी लेवल 14। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी, ठीक है।
तीनों ही फेजेस, तीनों ही जगह क्या रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर 14 ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग इन, एग्जैक्टली आपने पढ़ा होगा कि जो आपका मतलब जो एनाफेज, जो आपका जो प्रोफेज होता है, तो डेफिनेटली क्या होता है कि उसी दौरान जो है आपके सेग्रीगेशन होगा, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, जब उनका बीच में क्रॉसिंग ओवर के बाद जो सेग्रीगेशन होगा, तो ये कब होगा सेग्रीगेशन आपका, एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, होमोसोम जो आपके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं एनाफेज 1 में क्या होते हैं, सेग्रीगेशन इनका यानी सेपरेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, देखिए ये भी जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया है सेम उसी कॉन्सेप्ट में ये फिर से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एन एग सेल हैज 5 pg ऑफ डीएनए इन इट्स, ये अमाउंट की बात कर रहा है, याद रखिएगा यहां पर क्या है, किलोग्राम अमाउंट है, ये अमाउंट की बात कर रहा है, ना कि प्लॉइडी लेवल की बात कर रहा है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए एग में कितना है, 5 मिलीग्राम या पीजी, ठीक है। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल ऑफ दिस एनिमल ऑफ द एट द एंड ऑफ G2 फेज। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट आसान है, कोई टफ नहीं है। देखिए पहला तो हमारे पास में आया है एग सेल, इट मींस इट इज अ हैप्लॉइड सेल। ये सेल कैसी है अपनी, हैप्लॉइड है, ठीक है। पहली बात तो हमें ये समझ लेना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो हैप्लॉइड लेवल इट मींस एन है ये, और क्वेश्चन किसके अंदर पूछ रहा है, सोमैटिक सेल, इट मींस बात कर रहा है किसकी, ये 2n की बात कर रहा है, ठीक है। तो यदि n के पास में अमाउंट ऑफ डीएनए यदि 5 मिलीग्राम है, तो आप सोचिए कि डेफिनेटली जस्ट डिप्लॉइड के अंदर कितना होगा, 10 पेज। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया, सोमैटिक सेल के पास कितना होगा, 10 pg। एंड बोल रहा है आफ्टर G2 फेज, मैंने आपको पहले ही बोला कि सिंथेटिक फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है, ना कि प्लॉइडी लेवल। तो अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा क्योंकि पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, तो ऑब्वियसली S फेज में क्या हो गया है, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, इट मीन 10 से कितना हो जाएगा, 20 pg। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी, कि सोमैटिक सेल में ऑलरेडी क्या है, 2n है, ये एक्सेल n, तो सोमैटिक सेल 2n, और इसका जब डीएनए डुप्लीकेशन होगा तो 10 pg से क्या हो जाएगा, 20 pg। तो G2 के लास्ट में क्या हो जाएगा, 20 pg। आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 119, देखिए क्रोमोसोम्स एट एनाफेज आर ऑफ वेरियस शेप डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इट इज जे शेप डिपेंड सेंट्रोमियर। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा है सेल बायोलॉजी की, जो है कि उसके अंदर आपके जो सेंट्रोमियर की लोकेशन के अकॉर्डिंग उनका क्या होता है, नाम होता है। तो आपको पता है कि जो आपका सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनके जो सेंट्रोमियर होते हैं वो कहां पर होते हैं, जस्ट आपके सेंटर से थोड़ा सा अवे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जे शेप अपीयरेंस होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका, सब मेटासेंट्रिक। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 120, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1, देखिए प्रोफेज 1 की जो सीक्वेंस होती है, ये तो आपको डेफिनेटली जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोफेज 1, इतने बार हम लोग इसको पढ़ते हैं कि डेफिनेटली हमें सीक्वेंस याद हो जाती है। तो आपको पता है कि इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आती है आपकी लैप्टोटिनी, फिर क्या होती है जाइगोटिनी, फिर होती है पैकेटिनी, डिप्लोटिनी, और सबसे लास्ट में क्या आता है, डाइकाइनेसिस। तो आंसर आपका बहुत सिंपल सा आंसर है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया आपका आंसर ए, ठीक है। तो ये आपकी स्टेजेस होती है किसकी, प्रोफेज 1 की इन मियोसिस, ठीक है। तो ये हमारे आज के सारे क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। आई होप सो कि डेफिनेटली आप लोगों को सारे आंसर आप लोगों के सही होंगे। और बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए, आपका नीट का सिलेक्शन का ही एक पूरा वो है एनसीईआरटी, ठीक है। बट एनसीईआरटी को कैसे पढ़िए, एकदम आपकी थ्योरी कैसी होनी चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।